So good morning once again, dear student. Today in this lecture, we will continue our discussion about force. In last lecture, we have discussed about force and its type. Today we have some more discussion on force. Like forces are also categorized as balance force and unbalanced force. बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में भी फोर्सेस को कैटेगराइज किया जा रहा है, कैटेगराइज किया जा सकता है। सो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे बैलेंस फोर्स का। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस फोर्स? बैलेंस फोर्स क्या होता है? जैसे सपोज इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज देयर इज ए बॉक्स और ए बुक। सपोज दिस इज ए बुक विच इज रेस्टिंग ऑन ए फ्लोर, और आप टेबल पे रख दिए चाहे फ्लोर पे रख दिए, तो ये बुक ना तो ऊपर जा रहा है, ना तो नीचे जा रहा है, ना तो आगे जा रहा है, ना तो पीछे जा रहा है। तो वी कैन से दैट दिस बुक, और वी कैन से दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक इज जीरो, बिकॉज बुक इज नाइदर एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड नॉर एक्सेलरेटिंग बैकवर्ड। तो अगर बुक पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, अगर उसको कैटेगराइज किया जाए, तो बुक पे जो फोर्सेस लग रही हैं, वो सबसे पहले इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, जो कि है वेट ऑफ बुक। ग्राउंड की तरफ से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, ये ग्राउंड की तरफ से लग रहा है, जो परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इधर से मैं इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ F, और इधर से भी इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ F, तो देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस, लेफ्ट और राइट की फोर्सेस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो मैं बोलूँगा कि ये, और अगर नॉर्मल फोर्स और mg भी इक्वल ही होता है, mg के अपोजिट में जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ग्राउंड लगाता है वही नॉर्मल फोर्स होता है। तो यहाँ पे mg और नॉर्मल फोर्स भी इक्वल है, लेफ्ट और राइट के फोर्सेस भी इक्वल हैं, तो बुक में कोई मोशन नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं, अगर आपको बैलेंस फोर्स का एक सटीक डेफिनेशन देना है, एक जनरल डेफिनेशन देना है, तो आप बोलेंगे इफ नेट फोर्स एक्टिंग on a body is zero, then we say that forces acting on that body is balance। बैलेंस फोर्स का मतलब ही होता है कि नेट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है, अगर वो जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज बैलेंस। राइट। आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप बुक की जगह अगर मान लीजिए ये कार खड़ी है, ये कार खड़ी है रोड पे, एंड कार इज नॉट मूविंग, मींस कार इज एट रेस्ट, तो हम बोलेंगे कार का वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ टायर और ग्राउंड से जो कांटेक्ट है उसके कारण नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन, और इस टायर के कारण भी हमारा नॉर्मल रिएक्शन इसमें 4 लगेगा, तो एन लग रहा है। ठीक है। और इधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, चाहे अगर मान लीजिए अगर आप फोर्स लगा रहे फिर भी कार आगे नहीं जा रही, तो आप बोलेंगे कि आपका फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है, आपके फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है, जो आप एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं उसको फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो इस तरह इस कार को के भी एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, एफ नेट ऑन कार इज जीरो। अगर एफ नेट किसी भी बॉडी पे जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि वो फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस हैं। ठीक है। Okay, now we come to our discussion on unbalanced force. अनबैलेंस फोर्स, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है,
और ये किसी ग्राउंड पे रखा गया है, आपने इधर से फोर्स लगाया और इस ब्लॉक की पोजीशन अगर मूव होने लगी, तो आप बोल सकते हैं इस कंडीशन में भी कि इस पे एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो इस ब्लॉक को मूव करा रहा है। तो उस समय आप कह सकते हैं कि वो फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस है। चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आप बोलेंगे, सपोज ये स्मूथ प्लेन है, अगर मैं बैलेंस फोर्सेस की ही बात कर रहा हूँ तो स्मूथ फोर्स है, और यहाँ पे मान लीजिए ये ब्लॉक है, और ये v वेलोसिटी कांस्टेंट है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट ये फ्लोर स्मूथ है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आपका यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे mg लग रहा है, और इधर से कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है, और अगर बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है विथ ए कांस्टेंट स्पीड, तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्सेस आर बैलेंस, बिकॉज only two forces are acting and the surface is smooth and no other external force is acting. So now we comes to our discussion our unbalanced forces. Unbalanced forces में क्या होता है कि net force acting on the body is not zero. जैसे net force acting on the body अगर जीरो नहीं है तो हम कहेंगे कि फोर्सेस आर अनबैलेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये एक ब्लॉक है m मास का, और इस पे मैंने फोर्स लगाया F, और जैसे कि इस पे जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, इसका वेट mg और इधर से n, और मैं बोल रहा हूँ कि इस ब्लॉक पे अगर 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स राइट टू लेफ्ट लग रहा है, लेकिन हमारा एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट एक नेट 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो इस ब्लॉक को पोजीशन यहाँ से यहाँ ए से बी तक चेंज करता है। तो हम बोलेंगे कि इसमें कि forces are not balanced, so these forces are called unbalanced force। समझ में आ रहा है? तो आपको ये डेफिनेशन है, if the net force acting on a body is not zero or F net is not zero, then we can say that forces are unbalanced forces, right? तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन टुवर्ड्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो हम sequentially one by one we will discuss all the laws, which is very essential for the conceptual discussion on force। तो पहला लॉ को हम लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। और ये क्या कहता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये एक तरह से कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट, दिस बॉडी सपोज दिस हैज m मास इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब इसका वेलोसिटी जीरो है। अगर रेस्ट में है, या फिर कोई बॉडी अगर m मास का अदर बॉडी है, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, वी विल बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहें या फिर हम कहें कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है, तो ये दोनों स्टेट बॉडी अपना चेंज नहीं करेगा जब तक कि कोई उस पर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो वी विल राइट इट इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। क्या न्यूटन्स लॉज कहता है? तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है, इफ अ बॉडी is at rest or moving with constant speed in one direction, then it will maintain its state of rest or state of motion until
an unbalanced external force is not applied on it। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। कहता है कि इफ ए बॉडी इज रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन देन इट विल बी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। तो यहाँ से न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें तीन चीजें मिलती हैं। सबसे पहले मैं टिक कर रहा हूँ जो जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, जिस चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिलता है। बॉडी अगर रेस्ट में है या फिर बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो अगर बॉडी कोई रेस्ट में है और बॉडी कोई मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, वो अपना स्टेट मेंटेन करता है, आइदर रेस्ट का और मोशन का। तो यहाँ से हमको कॉन्सेप्ट मिलता है जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। यहाँ से फर्स्ट इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मिलता है, और दूसरा मिलता है कि अगर बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना है या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, तो आपको चाहिए कि एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ दो कॉन्सेप्ट दे रहा है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दे रहा है और कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स दे रहा है। ठीक है, तो हम बारी बारी से इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ऑन आवर नेक्स्ट सीट। तो देखिए नेक्स्ट सेट पे मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सबसे पहले जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको डील करता हूँ। इनर्शिया, जैसे मैं ये पेन रख देता हूँ, ये ऐसे रख दे रहा हूँ पेन। सपोज आई हैव पुट द पेन ऑन दिस कॉपी, देन दिस पेन वुड नॉट एबल टू चेंज इट्स पोजिशन ऑन इट्स ओन। ये अपना पोजिशन खुद से चेंज नहीं कर सकता है। हमें इसके पोजीशन को चेंज करने के लिए, सपोज इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज आई अप्लाइड द फोर्स, देन दिस पेन इज इन मोशन। और अगर ये पेन अगर स्मूथ सरफेस पे v वेलोसिटी से मूव करता है, तो ये मूव करता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए। तो इनर्शिया जो है उसका डेफिनेशन ये होगा, इन एबिलिटी of the body to change its state by its own। ठीक है, अपने से नहीं चेंज कर सकता है। इनर्शिया का मतलब होता है इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इट्स ओन, अपने से नहीं चेंज कर सकता है। और मैं बोल सकता हूं कि इट इज द इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच, और inherent property or internal property, we can also say internal property of the body due to which a body resist any change in its state। इंटरनल प्रॉपर्टी या फिर इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, जिसके कारण बॉडी रेजिस्ट करता है कोई भी उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज दिस इज ए टॉय कार। यहां से मैंने फोर्स लगाया F फोर्स, और ये टॉय कार मूव करने मतलब इसकी इनर्शिया कम है, राइट। ये टॉय कार यहां आ गया। अगर मान लीजिए ये एक्चुअल कार होता है, दिस इज एक्चुअल कार, और मैं सेम थोड़ा सा ही फोर्स लगा रहा हूं जितना उस पर लगा रहा था, तो ये एक्चुअल कार अगर मूव नहीं कर रहा है तो इसकी इनर्शिया उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। इसकी इनर्शिया उसके, अगर ये मूव नहीं कर पा रहा है, इट इज नॉट मूविंग अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो इसकी इनर्शिया इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि इनर्शिया
जो प्रॉपर्टी है वो मास डिपेंडेंट है। अगर जिसका मास ज्यादा है उसकी इनर्शिया ज्यादा है, जिसका मास कम है उसकी इनर्शिया कम है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि इनर्शिया is directly proportional to mass of the body. If a body has more mass, it has more inertia. If a body has less mass, it has less inertia. अब inertia भी दो तरह का होता है। inertia को दो कैटेगराइज कर सकते हैं, inertia of rest और दूसरा हो गया inertia of motion। जैसे कोई बॉडी रेस्ट पे है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से ये सब निकल रहा है, ध्यान में दीजिएगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ठीक है भाई, उस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहेगी। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से वेरीफाई भी हो रहा है। इफ नॉट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट इज एट रेस्ट ड्यू टू इट्स इनर्शिया। और इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि इनर्शिया ऑफ मोशन में दो कैटेगरी है, एक है इनर्शिया ऑफ स्पीड और दूसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ स्पीड है और दूसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब तीन तरह के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ स्पीड, इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, अगर कोई बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड, v इज यूनिफॉर्म, तो भी इस पे अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो ये बॉडी अपना यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते ही रहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके स्टेट को चेंज करने के लिए ना हो, राइट। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और in its direction by its own is called inertia of motion। ठीक है, तो मैं इस पे थोड़ा डिटेल डिस्कशन अब मैं बोलता हूँ कि इसके कुछ एग्जांपल हमें पता होने चाहिए। आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ स्पीड और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी आप डेफिनेशन अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं इस पे कुछ एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सपोज देयर इज ए बस, ये बस है और बस में आप भी बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, यू आर सिटिंग ऑन अ सीट। और जैसे ही बस स्टार्ट होती है, बस स्टार्ट होती है तो आप बैकवर्ड शिफ्ट होते हैं, माने आपका जो अपर पोर्शन बॉडी का है वो बैकवर्ड पुश होता है, बैकवर्ड की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने पोजीशन को, आप अपने इनर्शिया माने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते हैं। आप रेस्ट पे हैं तो आप रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं ड्यू टू योर इनर्शिया। तो क्या होता है कि बस के साथ आपके लोअर पार्ट मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है, इसीलिए वो पीछे की तरफ मूव करता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि ए बॉडी a man sitting on a person भी लिख सकते हैं, on a bus suddenly moves backward when bus start, राइट। जब बस से स्टार्ट होता है तो आप सडनली बैकवर्ड की तरफ पुश होते हैं। और इनर्शिया ऑफ मोशन का भी आप ऐसे ही बता सकते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन या फिर आप बोल सकते हैं स्पीड के बारे में कि व्हेन बस सडनली stops, when a running bus suddenly stop, you lean forward। when a running bus suddenly stop, a person lean forward, वो फॉरवर्ड की तरफ झुकता है। क्यों?
क्योंकि उसका लोअर पोर्शन ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अभी भी मोशन में रहना चाहता है, लेकिन अपर पोर्शन जैसे नहीं, उसका लोअर पोर्शन जब बस स्टॉप हो जाता है तो वो स्टॉप हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन में रहना चाहता है, इसीलिए वो बस के साथ वो आगे की तरफ झुकता है, राइट। और इनर्शिया ऑफ मोशन में आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल आप बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एक स्टोन है, एक स्टोन को गोल गोल घुमा रहे हैं, सपोज गोल गोल घुमा रहे हैं, जैसे जैसे आप स्टोन को गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप यहाँ से थ्रो कर देते हैं, मान लीजिए आपने छोड़ दिया ये रस्सी को, ये जिस स्ट्रिंग को पकड़ के आप घुमा रहे थे उस स्ट्रिंग को छोड़ दिया, देन स्टोन विल गो इन दिस डायरेक्शन, नॉट इट विल अगेन एंड अगेन मूव्स इन सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगा, ये टेंजेंशियली फ्लाई करेगा, ठीक है। when string is released, तो टेंजेंशियली वो स्टोन आगे की तरफ जाता है। चाहे आप ऐसे ही बोल सकते कि एक कार को आप चला रहे हैं, आप लेफ्ट कार को मूव कराते हैं, लेफ्ट अगर आप लेफ्टवर्ड टर्न करते हैं तो आपके बॉडी पार्ट्स राइटवर्ड टर्न होते हैं, अगर राइटवर्ड टर्न करते हैं कार को तो आपके बॉडी पार्ट्स लेफ्टवर्ड टर्न होते हैं। पर्सन sitting on a car turns leftward when car turns rightward और वाइस वर्सा, राइट। तो ये सारे डेफिनेशन आपको इनर्शिया के में आपको ये एग्जांपल पता होने चाहिए, जो कि बहुत ही क्रूशल है 9th क्लास के कॉन्सेप्ट से। अब मैं एक थर्ड एग्जांपल और बताना चाह रहा हूँ कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हमें मिलता है, जिसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो थर्ड एग्जांपल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर से यहाँ पे आते हैं, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने सबसे पहले इनर्शिया का डेफिनेशन दिया और दूसरा डेफिनेशन दिया फोर्स का। एक तीसरा भी डेफिनेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें मिलता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, और आप बोलेंगे कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आप यहाँ में मैं लिख सकता हूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर ओनली वैलिड इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में चाहे ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है? फ्रेम का मतलब होता है ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, अगर उसके साथ क्लॉक बैठा दिया जाए, क्लॉक लेके, तो वो एक फ्रेम बन जाता है। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब योर ऑब्जर्वर इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। इनर्शियल फ्रेम का मतलब अ फ्रेम which is either at rest or moving with constant speed। ऐसे फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होता है। तो बोलेंगे सर आप थोड़ा सा एग्जांपल बताइए, तो मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सपोज दिस इज ए ब्लॉक, ये ब्लॉक है m मास का, राइट। तो मेरा ये तीन ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, ये तीन ऑब्जर्वर है, तीनों इस ब्लॉक को ये
कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर फर्स्ट इज एट रेस्ट, मतलब ऑब्जर्वर फर्स्ट की वेलोसिटी 0 है, तो वो क्या देखेगा कि ब्लॉक उसके देखने से, अगर वो यहाँ पे खड़ा होकर ब्लॉक को देख रहा है तो वो बोलेगा ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक तो रेस्ट पे है। तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए आइदर बॉडी एट रेस्ट और बॉडी, तो वो बोलेगा कोई फोर्स नहीं लग रहा तो ब्लॉक रेस्ट पे है, इसलिए यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया। दूसरा ऑब्जर्वर है, जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म, v इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे इधर राइट मूव कर रहा है, तो उसको लगेगा फॉर दैट ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व दैट ब्लॉक इज मूविंग इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन विद v वेलोसिटी। ब्लॉक क्या लगेगा उसको, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन v वेलोसिटी से मूव करता हुआ लगेगा। तो आप इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हैं चाहे किसी बस में बैठे हैं, तो ट्रीज पोल्स आर कमिंग बैकवर्ड विद दैट वेलोसिटी, आपको लगता है ना कि वो भी पीछे उसी स्पीड से आ रहा है जिस स्पीड से आप जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां भी वो कह सकता है कि यस, ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बैकवर्ड, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है बैकवर्ड, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से तो सही है। तो यहां भी आप न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड करा सकते हैं। जो थर्ड ऑब्जर्वर है, अगर मान लो वो एक्सेलरेट कर रहा है, थर्ड ऑब्जर्वर है सर्टेन एक्सेलरेशन, तो वो क्या देखेगा, वो बोलेगा कि दिस ब्लॉक is moving in backward with acceleration, this block is moving with backward with acceleration। तो मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया कि फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, सेकेंड ऑब्जर्वर ने अप्लाइड किया फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन थर्ड ऑब्जर्वर ने अप्लाई किया कि ऑल्दो कोई इंटरेक्शन नहीं है बॉडी का किसी दूसरे बॉडी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो फोर्स तो जीरो है लेकिन बॉडी में एक्सेलरेशन है। अगर यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ फेल हो जाता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फेल्ड, कहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी में एक्सेलरेशन आया कैसे, राइट ना। if there is no force acting on the body then there will be no acceleration, but with respect to this observer body has acceleration means that Newton's laws of motion failed here। और इस तरह फ्रेम को हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, जहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फेल्ड हो जाता है। तो आप कहोगे कि क्या इस संसार में, क्या इस मतलब यूनिवर्स में कोई ऐसा फ्रेम है जो इनर्शियल है, क्योंकि हर बॉडी आप देख लीजिए, मिनट से मिनट बॉडी आपका किसी न किसी बॉडी से कोई ना कोई फोर्स से जुड़ा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज दिस इज ए पेन एंड दिस इज माय मोबाइल, राइट। तो मोबाइल और पेन के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, Gm1m2/r²। मतलब कोई भी दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो कोई फ्रेम ही नहीं है जहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो सके। क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, अर्थ है, और दिस इज सन, ये सन है, ये अर्थ है और ये सन है। तो सन और अर्थ के बीच में भी सन अर्थ को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण अर्थ उसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि यहां भी तो फोर्स है, अर्थ पे तो फोर्स लग रहा है, राइट, और अर्थ का एक्सेलरेशन है, तो आप कह सकते हैं तो अर्थ तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हाँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम अर्थ है, लेकिन अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन और जो अर्थ होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर, रफली 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। इसलिए जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लगाने की बात करते हैं तो अर्थ के एक्सेलरेशन को हम लोग जीरो मान लेते हैं और वहां पे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाइड कर सकते हैं। तो आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में कि कहां पर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे, कहां पर नहीं लगाएंगे, ये आपको बात ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके आगे की डिटेल आपको एडवांस क्लासेस में मिलेंगे, चाहे आप 11th क्लास में जाएंगे तब आपको इसके आगे के डिटेल मिलेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
3 चीजों को बताता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी ये कॉन्सेप्ट जान पाए।